बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, मैं आज का प्रोग्राम यहाँ राय एम्स्टरडैम इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उस कॉन्फ्रेंस हॉल से कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में जो कुछ यानी ख़ास तौर पे सिंध में सैलाब की तबाहकारी है उनसे लोग महफूज रहें। साथ साथ आज कराची में जो बारिशें और तमाम चीज़ें हैं उनसे भी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। आज उनकी ज़मानत पे समाअत हुई और समाअत के बाद जो है वो मौखिर कर दिया गया, यानी डेट दे दी गई। इमरान खान को अपनी ज़ाती हैसियत में पेश करने के लिए भी कहा गया। इमरान खान खुद पेश हुए और उनसे ये भी सवाल किया गया कि जी आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ज्वाइन करते, जिस पे बाबर अवान का ये कहना था कि पुलिस पर एतबार नहीं है इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करना चाहते। बहरहाल नाज़रीन, अब आगे केस में क्या होता है, क्या इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं, क्या इस केस में फैसला आएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ-साथ जो हमारे मुल्क में सैलाब की तबाहकारी हैं उनसे निकलने के लिए हुकूमत क्या प्लान बना रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने क्या प्लान दिया, इन तमाम हवालों से बात करेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आसिफ बाजवा जी। साहब, सबसे पहले तो इमरान खान को एक दफ़ा फिर ज़मानत जो है वो तौसी हो गई है और फिर एक चांस मिल गया है। सब अदालतें हैं, अब वक्त तो लगता है, लेकिन ये कि बादियुन नज़र में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। सर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान की ज़ात पर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान न्याज़ी साहब के मुतल्लिक कि वो कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करनी क्योंकि पुलिस पर एतबार नहीं है। ये बिल्कुल उनका जो उन्होंने ये जो 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 वहां पे वजह बयान की है ये गलत है और खिलाफ कानून है। कानून की नजर में चाहे आपको किसी पर एतबार हो या चाहे आपको एतबार ना हो, आपको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको उसके पास जाना पड़ेगा। और जब तक आप शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, उस वक्त अगर शामिल तफ्तीश ना होना इटसेल्फ एक एक जिमन है जिसके तहत उस शख्स की प्री रेस्ट जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो हर इदारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के हर इदारे को अपने से कमजोर समझते हैं और उनकी जो झूठी अना है, जो अना परस्ती है, जो वो समझते हैं, देखे ना, उनकी तरफ से या उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये कहना कि इमरान न्याजी को कोई गिरफ्तार करके दिखाए, हम किसी को इस्लामाबाद से नहीं निकलने देंगे, यानी ये सरासर धमकी है कानून नाफिज करने वाले इदारों और आला अदलिया को भी। तो जिसके मुतल्लिक पहले ही उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं, उसमें मैं ये समझता हूं कि इमरान न्याजी साहब की बेल खारिज होगी अगर ये ज्वाइन नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1। नंबर 2, जो इनका मुकदमा जो ऑनरेबल कोर्ट ने उन्होंने नोटिस लिया हुआ है उसमें, जिसमें उन्होंने उनको डेट मिली हुई है कि आप दोबारा बयान हल्फी दे दें, बगैर मांगे उनको तारीख दी गई। मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ। जी सर, बोले। जी 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 सर, आप कंटिन्यू। अच्छा, मैं सर ये समझता हूँ कि मुझे और हर शख्स को जब भी कोई मैटर ऑनरेबल कोर्ट में सब जुडिस हो, पेंडिंग हो, जेरे कार्रवाई चल रही हो, जेरे समाअत हो, तो उसमें हमें अल्फाज का चुनाव बड़ा गैर मोहतात नहीं बल्कि बहुत ही मोहतात अंदाज में करना चाहिए। लेकिन जी, आजकल चूंकि वतीरा है इमरान न्याजी साहब का कि वो लाडले बने हुए हैं, वो जो मर्जी कह लें, उनकी बातों को माइंड नहीं किया जाता और उनके खिलाफ जो कार्रवाई, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बीइंग प्राइम मिनिस्टर सजा दी गई टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद दानियाल अजीज साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनका बयान हल्फी और एफिडेविट और अनकंडीशनल अपोलोजाइज करने के बावजूद। इसी तरीके से जो वो हैं एक दूसरे पाकिस्तान के, उनको भी किया गया।
दानियल अजीज साहब के साथ क्या नाम था, तलाल चौधरी साहब है, और उसके बाद निहाल साहब हैं कराची से, इन निहाल हाशमी साहब, इन सब लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट में एफिडेविट भी दिए, अनकंडीशनल अपोलोजाइज भी किया। और एक सबसे बढ़ के बात ये है कि जब ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फाजिल जज साहब हैं और उनकी जो पूरा बेंच था, उनका जो वर्जन हमने अखबारों में देखा या जो लाइव टीवी पे उनके जो कमेंट्स थे वो आ रहे थे, तो उन लोगों ने ये कहा है, उनका वर्जन क्लियर कट आ चुका है टीवी के ऊपर कि इससे पहले हमने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजाएं दी हैं, हम उसी मेयार के ऊपर आकर इसको सजा देंगे या जजा देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान न्याजी साहब किसी सूरत नहीं बच सकेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी, नंबर 1। नंबर 2, जो मुकदमा जिसमें पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के मुतालिक जो उनका जो रेफरेंस है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो मेरा तजर्बा है 26-27 साल का, मैं ये समझता हूँ कि इमरान न्याजी साहब उसमें भी डिस्क्वालीफाइड होने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जान जो है ऐसे जो 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 ये जो पागल खान है, ये जो फितना खान है, इससे हमारी जान छूट जाएगी। सर, तो यानी अब हुकूमत की जानिब से जो केस भी बनाया गया, जो चीजें की गई, कमजोर लगती हैं सर। यानी हुकूमत एक तरफ करना भी चाहती है लेकिन डरती भी है, यानी खुल के काम नहीं किया जा रहा है। इमरान खान ने सर बड़े स्टेप्स लिए, आपकी पार्टी के बड़े लोगों को अंदर किया, केसेस बनाए, सारा कुछ किया, लेकिन आप लोगों की जानिब से केसेस कोई ऐसे पकड़े नहीं जा रहे सर। तोशा खाना और एक दो चीजें हैं, इसके अलावा इमरान खान पे कोई वाज़ेह करप्शन का, कोई ऐसी चीजों का डायरेक्ट जो कि उनसे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हो, ऐसी कोई चीज मिल नहीं रही सर। देखिए सर, बात ये है, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि जो केसेस हैं वो कमजोर हैं। देखिए, इमरान न्याजी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस बनाया, मरियम बीबी के खिलाफ केस बनाया, और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस बनाया, जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब के केस बनाया, ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ केस बनाया, आसन इकबाल साहब के खिलाफ केस बनाया, जावेद लतीफ साहब के खिलाफ केस बनाया, ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ, माइकल साहब के खिलाफ केस बनाया, ख्वाजा साद रफीक के छोटे भाई ख्वाजा सलमान साहब के खिलाफ केस बनाया। कौन है ऐसा हमारी लीडरशिप में से जिसके खिलाफ केस नहीं बनाया? और सब लोग जो हैं वो बेल के ऊपर बाहर है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे कोई केस कमजोर हो या चाहे कोई स्ट्रांग हो, अगर इमरान न्याजी साहब ने जो जो खिलाफ कानून काम किए हैं, जो जो उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जहाँ पे उन्होंने करप्शन की है, जहाँ पे उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले हैं जो दहशत गर्दी के जमरे में आते हैं, या तोशा खाना में उन्होंने अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल किया है और चीजों को, और उसके अलावा उन्होंने उस तोशा खाना में से जो उनको आमदन हासिल हुई, वहां पे करोड़ों रुपए की चीज लेके अगर उन्होंने लाखों रुपए की बेच दी या 10 करोड़ की चीज को 5 करोड़ में बेच दिया और उसको उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट थी उसमें डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके भी कार्रवाई होनी चाहिए और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस जमरे में आके। क्योंकि जो भी आदमी आप अपनी चीजों को छुपाता है वो सादिक और अमीन नहीं रहता। और मैं ये समझता हूँ कि साकिब निसार ने जो एक झूठा खिताब इसको दिया था सादिक और अमीन का, वो इनसे वापस ले लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब को जो जज साहब ने कहा, अरशद साहब ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि मुझसे जबरदस्ती इन्होंने ये केस का फैसला करवाया, तो उस शख्स के खिलाफ उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया सर, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन जिस शख्स को सजा दी गई, मोहतरमा मरियम बीबी को और मियां नवाज शरीफ साहब को, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आज पाकिस्तानी अदालतों का इमेज क्या है? जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो का केस, जो कि एक अदालत से सजा मिलने के बावजूद उनको शहीद भुट्टो सर मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं, यानी आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, तो हम अदालतों को जनरलाइज्ड भी, मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रोग्राम में कोई इस किस्म के कमेंट दिए जाएं। आपकी अपनी राय है, इसका चैनल के होस्ट से चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर बस ये बता दीजिएगा कि अब सैलाब जदगान की आबादकारी के लिए मुकदमा भी, हाँ जी जी जी
जी जी सर, सर आप वो भी मैं ये कह रहा था, मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा, मैंने कहा उसको भी जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, और कई दफा ये कहा गया कि उसको रीओपन किया जाए, और चूंकि उस मुकदमे में भी वो डिस्प्यूटेड मामला है। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है, जिसमें उनको पनामा का नाम लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और उनको अपने बेटे से 10,000 दिरहम माहाना तनख्वाह ना लेने की बिना पर डिस्क्वालीफाई किया गया, और इमरान हाई साहब टीवी पे बैठ के हर वक्त झूठ बोलते हैं, हर वक्त जो अदालतों के खिलाफ बातें करते हैं, उनके मुतल्लिक कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं, जिनको सजा दी गई है, उसके केस को भी रिव्यू किया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की आला अदलिया का वकार जो है वो बेहतर किया जा सके। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ बाजवा हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात करना चाहेंगे सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। सिंध में एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त लोगों की वो नकल मकानी के बाद अपने घरों को छोड़कर इस वक्त कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस हवाले से आज सिंध के वज़ीर आला और सिंध के कायम मकाम गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने कहा है कि इस एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मुतासिर हुई है सैलाब से। उन्होंने दुनिया में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। इसके अलावा यूएन की जानिब से भी प्लान दे दिया गया है। सिंध हुकूमत भी प्लान कर रही है कि किस तरीके से लोगों को जो है वो दोबारा से आबाद किया जाएगा, और पानी निकालने में लोगों को वापस अपनी जगह तक पहुंचाने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ये कहना था सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भी, और यही बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुर्रानी ने की। नाज़रीन, बहुत बड़ा एक इशू है, एक यानी सबसे बड़ा मसला जो उनकी बात करी। तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लोग इस वक्त सिंध में सैलाब से मुतासिर हुए हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो लाइव स्टॉक का हुआ है। यानी न सिर्फ मवेशी बल्कि उसके साथ साथ फसलें भी तबाह हुई हैं। बहरहाल इन तमाम वालों से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मेंबर सूबाई असेंबली हैं, शमीम मुमताज साहब। अस्सलाम वालेकुम शमीम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। शमीम, क्या कहती हैं, ये जो सैलाबी तबाहकारियां सिंध में इस वक्त जारी हैं, और सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी क्या प्लान कर रही है, किस तरीके से लोगों को दोबारा आबाद किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये तबाहकारियां हुई हैं। केपी के भी बहुत मुतासिर है, पंजाब भी बहुत मुतासिर है, और ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। आज भी कराची में बहुत तेज बारिश हुई है, बल्कि कई इलाकों में तो हो भी रही है। 2010 में भी ये सूरत हाल आई थी, और सिंध जो है बहुत उस वक्त भी तबाही के दहाने पर था, और इस मरतबा उससे भी ज्यादा बारिशें हुई हैं और उससे ज्यादा तबाही हुई है, जिसका जिक्र भी आपने खुद भी किया कि बहुत सारे मवेशी भी गए इसमें, और ज़रई जो गंदम की फसल थी वो सब भी। लेकिन उससे ज्यादा इंसान बाकी रहे तो ये सब चीजें फिर दोबारा भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। फसलें भी लगा लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जहां तक इंसानों की बचाने की बात है तो सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह इस वक्त हरकत में है, और टैंक से लेके और मच्छरदानियों से लेके मेडिसिन से लेके जहां जहां हम सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट मिलकर और अलग अलग भी जहां जहां भी पहुंच पा रहे हैं, तमाम डीसीज को जो है फंड मुख्तस किया गया है, एक मखसूस फंड जो कि सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दागान की रिहाइश और रिहेबिलिटेशन और उनका टेंट फराहम करना उस पर चल रहा है। टेंट सिटीज कायम हो चुके हैं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एकदम से आसमानी आफत थी और पेशगोई के बावजूद भी ज़ाहिर इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकी थी। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमें टेंट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि वो जो जानी नुकसान जो कि बहुत हो सकता था वो बहुत नहीं हुआ, उसको हमने रोक लिया। अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ करम नवाजी हो गई है। तो हम समझते हैं कि एक मुश्किल वक्त है सिंध के अवाम पर, सिंध की हुकूमत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। लेकिन जिस तरह मेरा चेयरमैन और जिस तरह उन्होंने वर्किंग की है और यूएन से लेके और सब जगह से लेके जिस तरह चंद घंटों में उन्होंने फंड रेजिंग की है, और वो सेक्रेटरी जनरल आए हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा के, अभी उन्होंने विजिट किया है, पूरे सिंध का उन्होंने देखा है जो सूरत हाल बनी है, और उसके बरक्स और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी सिंध के अवाम देख रहे हैं। जाली तस्वीरें लगाई जा रही हैं, आटे की बोरी बेचते हुए 2004 की इंडिया की तस्वीर जो है वो चल रही है, और मना किया जा रहा है कि सिंध को जो है वो राशन ना दिया जाए, ना मुहैया किया जाए। तो ये भी रोल सबके सामने,
لیکن انشاءاللہ ہم اس کو سیاست نہیں کر رہے ہیں, ہم خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور شمیم مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی میں 33,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت سیلاب متاثرین کیمپوں میں موجود ہیں, ان کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے, ان کو کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ ان کو ہم نے اسکول میں جیسے پہلے 2010 میں دی تھی, کالجز میں پناہ دی ہے, جس میں 4-5 مین پوائنٹ ہیں. کورنگی میں ہے, سچل میں ہے, سفورہ میں ہے, منگو پیر میں ہے, اور اپنا 0 پوائنٹ جو ہے ہمارا ٹول پلازا وہاں پر ہے. وہاں پر ہم نے ان کو کھانے کی سہولت کچھ NGOs کے ساتھ مل کر وہ بھی مہیا کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, مچھردانیاں دی گئی ہیں, ماسکل اور وہ کہ تاکہ ڈینگی اور اس سے بچا جا سکے, اور ان کو ٹینٹ فراہم کیے گئے ہیں تاکہ وہ اس میں رہیں, اور ان کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. خصوصی ہدایت تھی میری خاص طور پر بچوں کے حوالے سے کہ بچے اسکول سے باہر نہ جائیں, کیونکہ ایک سانگڑ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا, ہم نہیں چاہتے کہ تعلیم دہرائی جائے. تو ہم نے ایک سختی سے جو ہے پولیس کو پابند کیا ہے, لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگائی ہے, موبائل کھڑی ہوئی ہیں ہاسپٹل لے جانے کے لیے, جس میں 3 خواتین ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے سول ہاسپٹل پہنچائی تھی جو کہ ڈیلیوری کے گزر رہی تھی وہاں بننے کے. تو الحمدللہ ہم اس سے بھی زیادہ لوگوں کو 2010 میں ہم کراچی میں رکھ چکے ہیں. آپ میڈیا گواہ ہے اس بات کا کہ بہت بڑی بڑی 10 سٹی لگی تھی, تو ہم قابو پا لیں گے انشاءاللہ. یہ تو بہت کم لوگ ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شمیم ممتاز, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی شمیم ممتاز ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سیلاب زدگان کے حوالے سے جو ان میں بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں ڈینگی کا وار جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. ایک طرف کورونا جو ہے اس کے وار کم ہو گئے ہیں, کوئی اموات جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہوئی پچھلے 24 گھنٹے میں, لیکن ڈینگی سے دوسری جو موت ہے وہ بھی واقع ہو گئی ہے. ڈینگی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبز اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے خصوصی طور پہ کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں. نہ صرف کراچی میں جو کیمپس موجود ہیں وہاں فری طبی سہولیات دی جا رہی ہیں, جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سندھ کے علاقوں میں خاص طور پہ ابھی دادو میں کیمپ قائم کیا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں سابق ڈسٹرکٹ گورنر ہیں روٹری کلب کے اور چیئرمین ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے کیا جو امدادی کام ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. نہیں, تھینک یو ویری مچ. اس وقت تو ایسی میجر کرائسس آئی ہوئی ہے کیونکہ جیسے کینیڈا کی اگر 80% پاپولیشن ڈسپلیسڈ ہو جائے یا آئرلینڈ کی 9 گنا پاپولیشن ڈسپلیسڈ ہو جائے, ایسا سچویشن آئی ہوئی ہے. اور ابھی اور بارشیں توقع ہیں سپٹمبر میں, آج سے بلکہ شروع بھی ہو گئی ہیں. یہ بہت زیادہ میجر کرائسس ہے. عیسیٰ لیب بیسکلی ڈاکٹرز کی اور ٹیمز بھی بھیج رہے ہیں ہم لوگ, اور ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ ڈینگی, ملیریا, ٹائیفائڈ, کولرا جو ہے, اسنیک بائٹس, یہ بہت پھیل رہا ہے. تو اس کے اوپر خاص طور پہ زیادہ ایکسٹرا اٹینشن دی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ عیسیٰ لیب ایک پلیٹ فارم بن رہا ہے کہ جو لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں, آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, ان کو ایک ساتھ جوڑا جا سکے اور سب کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا سکے. ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم 3-4 دن کے اندر دادو میں DIG مقصود میمن کی سربراہی میں بہت بڑا ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کے اندر 500 ڈاکٹرز جا رہے ہیں. ابھی وہ شعیب بقائی صاحب نے تقریباً 100+ ڈاکٹرز بقائی میڈیکل یونیورسٹی سے ارینج کیے ہیں, جنہ کے ڈاکٹرز ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارینج کر رہے ہیں, اور ٹرانسپورٹ وغیرہ SSU دے رہی ہے, ڈائگنوسٹک ہم کر رہے ہیں. تقریباً 30-40 ہزار لوگوں کو ہینڈل کرنے کا دادو میں پروگرام ابھی 2-3 دن کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا, اس پہ کام ہو رہا ہے. تو بیسکلی ابھی گزارش سب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بہت میجر کرائسس ہے, اور اگر ہم کراچی میں اگر رہتے ہیں اور یہاں پہ اتنی بارشیں نہیں ہیں اور تھوڑے سے پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں, تو بھی ہمیں اپنے باقی سندھ کے بھائیوں کو اور بہنوں کو اور ایون KPK کو نہیں بھولنا چاہیے. اچھا سر, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ڈینگی کے جو پھیلاؤ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, وہ وبائی صورت اختیار کر گیا ہے, بڑے لوگوں کو ڈینگی ہو رہا ہے. میں یہاں پہ ذکر بھی کرنا چاہوں گا ہمارے اور آپ کے سب کے دوست عنایت اللہ خانی جو ہیں, جو کہ اقرا یونیورسٹی کے چانسلر تھے, ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں
बुलंदर जाता था फरमाए। सर डेंगू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? आमीन। एक तो जी बिल्कुल बहुत अफसोस हुआ हुनैर लखानी साहब का, वो आइकॉन थे, ओनली 49 ईयर्स ओल्ड थे, और मुझे उनका लास्ट इंटरव्यू याद है जो उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए और वो काम करने चाहिए जिससे जहाँ हमें हमेशा हमें रहना है वो जगह हमें याद रहे। और उस वक्त मैं सोचता था कि यार ये देखें, ये यंग बंदा ऐसी बात कर रहा है और आप देखें किसी का टाइम का पता नहीं होता, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकरा यूनिवर्सिटी और दूसरी चीज़ों के अंदर। बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने पास जन्नत में जगह देता है। डेंगू का सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी अलामात जो हैं वो बुखार है और जिस्म में दर्द है, कुछ को डायरिया है, उन ऐसे लोगों का जो टेस्ट किया जा रहा है तो उनमें से 100 में से 44% जो हैं वो डेंगू के पेशेंट्स हैं, और तकरीबन 14 से 15% जो है वो टाइफाइड और 8 से 9% मलेरिया के पेशेंट हैं। कोविड अलबत्ता 1% के करीब आ रहा है दिस पॉइंट इन टाइम। तो इस वक्त डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है और सारे हॉस्पिटल भर गए। अच्छा, डेंगू के साथ एक और जो चैलेंज आ रहा है ना वो एक तो लोगों को ये मैं बताना जरूर चाहूंगा कि डेंगू और चिकनगुनिया की अलामात दोनों एक सी हैं, और इवन ये जो है कोविड है, इनकी अलामात भी मिलती जुलती हैं, और ये तीनों वायरसेस हैं। मलेरिया एक पैरासाइट है और टाइफाइड एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया पे सिर्फ एंटीबायोटिक असर करती है, बाकी चीजों पे नहीं करती। आजकल वायरल फीवर्स भी बारिश के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं दूसरे वायरल फीवर्स। तो मैं गुजारिश सबसे ये करता चलूंगा कि एस्पिरिन और ब्रूफिन का इस्तेमाल ना करें अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया हुआ, सर दर्द है, बॉडी में दर्द है। इस वक्त पैनाडोल, पैरासिटामोल और इस तरह की चीजें करें, बल्कि पहले मुस्तनिद डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अच्छा, डेंगू की वजह से एक और चैलेंज ये आ रहा है कि ब्लड लोग ट्रांसफ्यूज नहीं करते। हालांकि लोगों को पता होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर के बाद आप 3 महीने के बाद आप फिर दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं और फ्रेश ब्लड बन जाता है, और एक ब्लड बैग जो है वो 6 लोगों की जिंदगी बचाता है। लेकिन इस वक्त ब्लड की अशद जरूरत पड़ रही है क्योंकि लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, और इस वक्त जो डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको प्लेटलेट्स की बहुत अशद जरूरत पड़ रही है। तो सबको डोनेट भी करना चाहिए, और एक ब्लड बैग जो है वो 6 लोगों की जिंदगियां बचाता है। और ये मसला नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों के लिए और भी ज्यादा है, जो बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव होते हैं, क्योंकि नेगेटिव का ब्लड कम होता है, और वो तो बहुत ही क्राइसिस में। मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं जिनका सिर्फ इंतकाल इसलिए हो गया कि उनको सही टाइम पे जो है वो नेगेटिव के ब्लड ग्रुप और प्लेटलेट्स ना मिल सके। ठीक। अच्छा सर, बस अब ये बता दीजिएगा कि ऐसी सूरत में यानी ब्लीडिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फौरन हॉस्पिटल चले जाना चाहिए? पहला तशखीसी टेस्ट जो है वो कौन सा कराना चाहिए अगर डेंगू की अलामात हों? यानी अगर बहुत से लोग सर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि एक कोई ऐसा टेस्ट करा लें जिससे ये अंदाजा हो जाए कि डेंगू तो नहीं है, तो ब्लड का सीबीसी करा लिया जाए या डायरेक्ट डेंगू टेस्ट करा लिया जाए, क्या किया जाए? इसलिए कि बाकी जो अमराज हैं वो इतने जानलेवा नहीं होते जितना डेंगू जानलेवा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं गुजारिश सबसे ये कहूंगा कि उनको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम जो सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं वो इतनी मुनासिब नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो डेंगू का टेस्ट बिल्कुल इस वक्त सबसे ज्यादा अशद जरूरत है, जिसको कराना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहानी साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रोटरी क्लब और चेयरमैन डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर फरहानी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना यह था कि एक तो तशखीस ज़रूरी है, टेस्ट ज़रूर कराएं, मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं ताकि इस जो भी बीमारी है उसका सही इलाज हो सके। इसलिए कि अक्सर ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि शायद हमारी बीमारी जो है वो कोई वायरल है या ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन जब तक कि सही मुस्तनद डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक आपका इलाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। एक तरफ तो सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जो हैं उनसे अभी तक लोग निकल नहीं सके हैं। लोग जिन्होंने नकल मकानी की थी वो कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक नया सिस्टम एक्टिव हो गया, और इस नए सिस्टम के तहत जो है ना अब वो न सिर्फ सिंध में बल्कि ठट्टा और फिर आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है। नाज़रीन, आगे आने वाले दिनों में क्या मौसम की सूरत हाल रहनी है? सैलाब ज़दगान जो इस वक्त खुले आसमान के नीचे या कैंपों में मौजूद हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इन तमाम वालों से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मौसमियाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन ने। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
जवाद साहब क्या कहेंगे सर, ये जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं, हम पहले ही पूरे मानसून सीजन में हर बारिश में डरते रहे हैं और अब मानसून के जाते जाते एक और स्पेल आ गया। क्या कहेंगे इस स्पेल के हवाले से, आज जो बारिशें हुई हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बहरा अरब में और इंडियन गुजरात रीजन में पिछले 2 दिन से एक्टिव है, जिसकी वजह से आपको पता है कि कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में सी ब्रीज जो है वो पिछले 2 दिन से कट ऑफ थी और शदीद गर्मी का जो है वो रुझान देखने में आ रहा था, जहाँ ऑफिशियली कराची में 40.5 तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। हीट लाइक जो है वो तकरीबन 46 से 47 डिग्री तक भी कुछ एरियाज में राइज हुआ है। इसके ज़रिए असर पिछले 2 दिन से जो है वो सरकार और ठट्टा बदी रीजन में तो काफ़ी अच्छी बारिशें हुई थी, जब आज इंटेंस हीट और मॉइस्चर की वजह दोपहर के वक्त कराची में भी देखा कि कुछ एरियाज में मॉडरेट टू हैवी स्पेल हुआ, कुछ एरियाज में जो है वो तेज हवाएं विंड स्टॉर्म भी रहा। अब आने वाले ये जो सिस्टम है ये तकरीबन 2 से 3 दिन जो है वो सिंध से ये रीजन के आसपास ही एक्टिव रहेगा, लेकिन इसके ज़रिए असर जो है वो सिंध की साहिली पट्टी जिसमें कराची भी शामिल है और साथ ही साथ ठट्टा बदीन सर पारकर नगर पारकर इन सारे रीजन्स में जो है वो वक्त से मॉडरेट टू कुछ इलाकों में हैवी जो है वो मुमकिन है। ज्यादा जो हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं वो ठट्टा बदीन और नगर पारकर सर पारकर इस रीजन के अंदर है। सर मुझे बताइएगा कि ये जो सिस्टम है अब यानी जो आप कह रहे हैं कि दोबारा से एक्टिव होगा, इस चीज कब तक रहेगा, कितने दिनों तक ये सिस्टम बरकरार रहेगा? देखिए मानसून सीजन तो डॉक्टर साहब अभी हमारे यहाँ ऑन गोइंग था ही। आपको याद होगा जब हमने लास्ट डिस्कशन करी थी तो उसमें बताया था कि फिलहाल ब्रेक मानसून पीरियड चल रहा है, लेकिन मिड ऑफ सितंबर के आसपास जो है ये दोबारा रीएक्टिव हो जाएगा और अब यही देखने में आ रहा है कि तकरीबन 11-12 तारीख से जो है वो दोबारा एक्टिविटी है। ये जो सीजन है मानसून का ये सितंबर के लास्ट वीक या मैक्सिमम अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो कंटिन्यू करेगा। उसके बाद यही देखा जा रहा है कि फर्स्ट वीक के बाद से जो है ये तेजी से फिर मानसून सीजन जो है वो हमारे यहाँ खत्म होना शुरू हो जाएगा। मौजूदा जो स्पेल है ये सिंध में इसके जो असरात हैं वो मजीद 2 से 2.5-3 दिन तक रहेंगे, यानी कि 14-15 तारीख तक रहेंगे। इसके बाद ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर 18-19 तारीख या सितंबर के आखिरी हफ्ते से जो है वो एक और सिस्टम भी जो है वो इसी ट्रैक पर रहेगा और गुजरात के आसपास डायरेक्टली अगर चाहिए सिंध की तरफ नहीं होगा, लेकिन इसके असरात जो है वो अगेन सिंध के एरिया तक जो है वो आ रहे होंगे। सर कितनी बारिश आप इसमें फोरकास्ट कर रहे हैं इस स्पेल में, और मतलब तकरीबन कितने मिलीमीटर बारिश आप फोरकास्ट कर सकते हैं सिंध में और फिर कराची में? कराची में देखिए ऐसे कोई बहुत ज्यादा शदीद बारिश के नहीं है चांसेस। आज जो स्पेल हुआ वो अच्छा स्पेल था, लेकिन ओवरऑल अगर इस दौरान की बात की जाए तो तकरीबन 60 से 70 मिलीमीटर के आसपास 80 मिलीमीटर के आसपास जो है वो कुछ एरियाज देख सकते हैं, जबकि दूसरे जो एरियाज हैं वो यही होगा कि 40-50 मिलीमीटर के आसपास जो है वो ज्यादातर आज ही रिकॉर्ड हुई है और आगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि स्कैटर्ड एक्टिविटीज हैं तो बहुत ज्यादा शदीद बारिशें नहीं है। अलबत्ता जो सर पारकर नगर पारकर बदीन रीजन है यहाँ पर जो है वो अच्छी बारिशें हैं, 70 से 80-90 मिलीमीटर और कुछ एरियाज जो है वो ओवरऑल 14-15 तारीख तक जब तक ये बारिशें हैं तो ट्रिपल डिजिट्स में शायद टच कर जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जो आपने नेक्स्ट स्पेल का कहा, जो आपने कहा कि 14 के बाद तक ये स्पेल रहेगा, उसके बाद एक और सितंबर के आखिरी हफ्ते में शायद एक और स्पेल आए, क्या वो सिर्फ सिंध तक महदूद रहेगा या उसके असरात भी कराची तक आएंगे? देखिए उसके असरात भी अभी तक तो यही नजर आ रहे हैं कि कराची समेत सिंध के काफी सारे एरियाज को ये इफेक्ट करता है, अगरचे जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर जो है फिलहाल इतनी शदीद बारिशें या कोई तेज बारिशें एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, लेकिन ये है कि मॉडरेट टू हैवी स्पेल जो है ये सर पारकर नगर पारकर और सिंध पट्टी है जो कच्छ और गुजरात रीजन के करीब लगती है, इन एरिया में इसके इफेक्ट ज्यादा देखने में आएंगे, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो इसका ट्रैक नजर आ रहा है यही कि ये डायरेक्टली सिंध की तरफ नहीं है, ये गुजरात रीजन राजस्थान रीजन के आसपास रहेगा, लेकिन फिर भी जो इसका फैलाव है वो इन एरिया तक पहुंच सकता है। थोड़ा बहुत इसके इफेक्ट जो है वो पंजाब की साइड भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल कोई बहुत शदीद जो है वो तकलीफ दे या टेंशन वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी इंशाल्लाह। सर बस आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि ये जो शदीद गर्मी है इसका जोर क्या आप इस स्पेल के बाद टूट जाएगा या फिर एक गर्मी की लहर आएगी और फिर एक स्पेल आएगा?
دیکھیں یہ جو موجودہ اسپیل ہے ڈاکٹر صاحب یہ 14-15 تک کنٹینیو کرے گا، تو گرمی جو ہے وہ اس دوران رہے گی جب تک سی بریز جو ہے وہ پراپرلی بحال نہیں ہوتی ہے. تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کراچی ایریا جو ہے وہ بدھ تک تو ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہی رہیں گے 37-38 ڈگری، اور فریز لائک جو ہے وہ 40-42 پلس 44 تک رہے گا. پھر انشاءاللہ بدھ کے بعد جیسے ہی یہ سسٹم موجودہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو سی بریز کافی حد تک بحال ہو جائے گی. لیکن دوسرا اسپیل جب تک وہ دوبارہ جو ہے وہ سی بریز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. پھر انشاءاللہ کیونکہ یہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے تو پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ پھر مزید آنے والے دنوں میں کافی حد تک کلیئرٹی ہو جائے گی. سر ایک اور بات بتا دیجیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح موسمیاتی تبدیلی آئی ہے تو نہ صرف یہ گرمی شدید ہے بلکہ اس دفعہ سردیاں بھی بہت شدید آئیں گی، کیا یہ بات درست ہے؟ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ تو کیونکہ ابھی لانگ رینج فورکاسٹ ہے اس سے اتنی کلیئرٹی سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لانینیا پیٹرن جو ہے وہ اس وقت ہمارے ریجن میں پریویل کر رہا ہے، اور یہی دیکھنے میں آئے گا کہ یہ دسمبر یا 2023 کے جنوری تک کنٹینیو کرے گا. تو عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لانینیا جب بھی سیزن پیٹرن میں آتا ہے ہمارے ملک میں اسپیشلی تو بارشیں جو ہے وہ معمول یا معمول سے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں، لیکن سردیاں جو ہے وہ معمول اور معمول سے تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اسپیشلی ناردرن اور اپر ایریاز میں جو ہے یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑے سے بلو نارمل ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جواد میمن صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ جو پیٹرن اس وقت ہے یہ معمول یا معمول سے زیادہ سردیوں کا بھی سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ سندھ اور تھرپارکر کے علاقے جو ہیں وہ نہ صرف اس وقت بارش کی لپیٹ میں بلکہ اس کے بعد ایک اور اسپیل بھی آئے گا اور اس سے نہ صرف سندھ اور تھرپارکر بلکہ کراچی میں بھی بارش دیکھنے میں آ سکتی ہے. بہرحال ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.